इस लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन। तो इस चैप्टर के लिए हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। इससे पहले के 3 लेक्चर्स हम कर चुके हैं जिसमें कि हमने बहुत सारी बातों पर चर्चा की। मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा, मेसोपोटामिया के भूगोल के बारे में पढ़ा, आपके इस चैप्टर का ओवरव्यू हमने लिया और उसके बाद हमने शहरों के बारे में पढ़ा और उसके बाद कुछ लेखन कला के विकास के बारे में भी पढ़ा। तो आज के इस लेक्चर में हम अपने लेखन कला की उस जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। लेखन कला के बारे में हमने लेक्चर नंबर 3 में यानी कि इससे पिछले लेक्चर में बहुत सारी बातें की, जैसे कि लेखन कला का विकास कैसे हुआ, पट्टिकाएं क्या होती थी, पट्टिकाएं कैसे लिखी जाती थी, सबसे पहली भाषा कौन सी थी, चित्रात्मक और वर्णनात्मक लिपि क्या के बीच में हमने डिफरेंस जाना। तो बहुत सारी बातें हम इससे पिछले लेक्चर में कर चुके हैं लेखन कला के बारे में। तो आप अगर कोर्स को कंटिन्यू अटेंड करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस लेक्चर को हम लेखन प्रणाली से स्टार्ट करने वाले हैं। लेखन कला के बारे में हम जान चुके हैं, लेखन कला का विकास कैसे हुआ इस बात को जान चुके हैं। अब जानते हैं कि वहाँ की लेखन प्रणाली कैसी थी। जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पर वर्ण कैसे थे, किलाक्षर थे, क्यूनिफॉर्म, ठीक है ना। और सबसे पहली भाषा सुमेरियन थी, पहले चित्रात्मक थे, फिर वर्णात्मक हो गई। इन सभी बातों को हम पहले कवर कर चुके हैं। वैसे तो ये लेखन कला वाला सारा का सारा टॉपिक 3 टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो पिछले लेक्चर में मुझे कवर करवाना था लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण ये आपका अलग आधा पार्ट पहले था और आधा पार्ट अब है। तो चलिए अपने इस लेखन कला वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। हम इसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं लेखन प्रणाली से। मैं एनसीईआरटी को बहुत ही धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि आप एनसीईआरटी को आसानी से समझ सकें। जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में एम या फिर ए, लेकिन अक्षर होते थे, जैसे कि अंग्रेजी में पुट या ला या इन। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उन्हें गीली पट्टी पर उनके सूखने से पहले ही लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि थी। तो पिछले के लेक्चर में आप जान चुके हैं कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो लिखते थे। कैसे लिखते थे? जो उनकी लिपि थी वो किलाक्षर लिपि थी। लिपि पता है आपको क्या होता है? किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हम अपनी भाषा को, हम अपनी बोली को लिखते हैं तो जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वो हमारी लिपि होती है। तो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कैसी थी? कीलाक्षर थी, यानी कील के आकार के वहाँ पर अक्षर बनाए जाते थे। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात क्या है, चित्रात्मक और वर्णनात्मक लिपि के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि पहले मेसोपोटामिया की लिपि चित्रात्मक थी, चित्रों के माध्यम से बातें बताई जाती थी। लेकिन फिर ये किस में आ गई? फिर ये लिपि बन गई, फिर इसमें कुछ दृश्य चिन्हों का प्रयोग किया जाने लगा, कुछ चिन्ह बना लिए। और वो चिन्ह कैसे थे? वो किलाक्षर चिन्ह थे, कील के आकार जैसे हमारे चिन्ह थे। इन बातों के बारे में आप जान चुके हैं, पिछला लेक्चर बड़े ही ध्यान से आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो ये आता है कि जो मेसोपोटामिया की लेखन कला थी उसमें वर्ण नहीं होते थे, वर्ण नहीं होते थे बल्कि अक्षर होते थे। अक्षरात्मक लिपि थी, वर्णात्मक लिपि नहीं थी। कैसे? समझिए, जैसे कि आप इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सीखते हैं ABCDEFGH, इंग्लिश में और हिंदी में सीखते हैं वर्णमाला ए आ ई ऊ, ठीक है। कै ख ग घ इंग्लिश में सीखते हैं ABCD, लेकिन मेसोपोटामिया में ऐसी चीज़ नहीं थी। आपको अल्फ़ाबेट याद नहीं करने, आपको पूरे के पूरे वर्ड याद करने थे। कि मान लीजिए पुट लिखना है, PUT, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे पुट लिखना है PUT, ठीक है, और लिखना आपको PN। अब इंग्लिश में क्या है, जो पी की ध्वनि है, ध्यान से सुनिएगा बात और समझने की कोशिश कीजिएगा। पी की ध्वनि जो हम निकालने, पी को जैसे हम बोल रहे हैं, पीएन में भी पी का आकार वैसा ही है। पी मैं बोलना चाह रहा हूँ और इंग्लिश में मुझे पी को लिखना है, तो पी को मैं कुछ इस तरह बनाऊंगा, चाहे फिर मैं पुट लिखूं या फिर मैं पीएन लिखूं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन अब यहाँ पर आपको इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 26 वर्ण सीखने पड़ते हैं, 26 अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं A to Z, सिर्फ और सिर्फ
अगर आप 26 अल्फ़ाबेट सीख जाते हो तो आप कोई भी वर्ड बना सकते हैं, कोई भी वर्ड। लेकिन मेसोपोटामिया में वर्ण नहीं थे, वहाँ पर आपको यूँ के यूँ शब्द लिखने सीखने पड़ते थे। मान लीजिए यहाँ पे पुट पुट लिखना आपको, तो उसमें जो पी की ध्वनि है यहाँ पे किसी और तरीके से बनाई जा रही है, और पीएन में यही पी की ध्वनि किसी और तरीके से बनाई जा रही है। तो इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 2600, 50, 200, 700 इतनी चीज़ें सीखनी नहीं थी, बल्कि सैकड़ों। देखिए इंग्लिश की डिक्शनरी आप उठाएंगे तो उसमें कितने हज़ारों वर्ड आपको मिलेंगे। हिंदी की डिक्शनरी उठाएंगे उसमें हज़ारों की संख्या में शब्द मिलेंगे, अक्षर मिलेंगे। और वर्ण कितने हैं? बस 52। अगर कोई भाषा वर्णात्मक है, अगर किसी भाषा की लिपि वर्णात्मक है तो वो बहुत इजी रहती है। और अगर अक्षरात्मक लिपि है, यानी कि उसमें वर्ण तो है ही नहीं, आपको हर एक ध्वनि के लिए, अलग शब्द के लिए अलग अलग डिज़ाइन सीखने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना बात, कि अलग अलग डिज़ाइन आपको सीखने पड़ेंगे एक ही ध्वनि के लिए। पुट में पी कुछ और तरीके से बन रहा है, पीएन में पी कुछ और तरीके से बन रहा है, सेम डिज़ाइन नहीं है, अलग अलग आपको सीखने पड़ेंगे, अलग अलग आपको याद करने पड़ेंगे। और किसी भी भाषा में शब्दों की संख्या कितनी होती है? असंख्य होती है, 1000, 2000। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कार्य बहुत कठिन होता था, क्योंकि वर्ण तो हमें सीखने नहीं, ये तो है नहीं कि भी आपने 26 वर्ण सीख लिए अब आप परफेक्ट आप लिख सकते हो, नहीं, आपको तो सैकड़ों की संख्या में शब्द सीखने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था उस वक्त लेखा पूंजी करना। और कुछ ही लोग इसमें क्या होते थे, कुशल होते थे, और इसी कारण इस काम को क्या माना जाता था, बहुत ही बौद्धिक क्षमता वाला, मतलब इंटेलिजेंट वालों काम माना जाता था। कहते ना कि ये तो सिर्फ बुद्धिमान लोगों का काम है। तो उस वक्त लेखन कला भी बुद्धिमान लोगों का ही काम था, सिर्फ और सिर्फ जो लोग इंटेलिजेंट थे वो ही इसको करते थे, क्योंकि वर्णात्मक लिपि नहीं थी, अक्षर आपको सीखने पड़ते थे। आप आपके घर पे पढ़ी होगी इंग्लिश की डिक्शनरी, आप देख सकते हैं कितनी मोटी है। तो आपको, आप जब फर्स्ट क्लास में होंगे तो आपको इतनी पढ़नी पड़ेगी। इमेजिन करके देखिए, मान लीजिए आप फर्स्ट क्लास में हो और आपको इतनी मोटी बुक याद करनी पड़ रही है। कहाँ तो आप 26 अल्फ़ाबेट याद करते हो, और कहाँ आपको एक मोटी सी बुक जितनी आपकी डिक्शनरी उतनी याद करनी पड़ेगी। तो पहले का ये लेखन कार्य बहुत ही कठिन होता था। समझ गए यहाँ तक? ओके, चलिए आगे चलते हैं। साक्षरता, लेखन कला के बारे में जान चुके हैं, कैसे लोग लिखते थे, कैसी वहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ होती थी, ये बातें हम जान चुके हैं। और डिफ़िकल्टी एक तो यही थी कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, बहुत सारे अक्षर याद करने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ डिफ़िकल्टी ये थी कि पट्टिका बनाने का भी काम बहुत मुश्किल होता था। अब क्या, आप शॉप पे गए, दुकान पे गए और नोटबुक ले आए और आपने लिख दिया, लेकिन उस वक्त पट्टिकाएँ बनानी पड़ती थी आपको। गीली मिट्टी ली, उसको आकार दिया, और उसको उसके ऊपर सूखने से पहले लिखना पड़ता था। तो कितना मुश्किल काम था, कितना मुश्किल काम था। और लोगों की ज़िंदगी भी बहुत हार्ड थी, क्योंकि ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें थी वो नहीं आई थी, सारे काम हाथ से होते थे। और इस उस बीच पट्टिका बनाना, सूखने से पहले उनके ऊपर लिखना, और फिर लिपि को सीखना, लिखना सीखना बहुत बड़ा काम होता था, और कुछ ही लोग इस चीज़ को जानते थे। तो चलिए अब इस बात को भी देख लेते हैं कि कितने लोग साक्षर थे, यानी कि पढ़े लिखे थे, और कितने लोग पढ़े लिखे नहीं थे। ओके, साक्षरता, साक्षरता क्या होता है? साक्षरता मतलब कि आपकी आबादी में, आपके देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ओके, मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे, बहुत ही कम लोग पढ़ लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि इस कार्य को बुद्धिमान लोगों का कार्य माना जाता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने पड़ती थी, बहुत सारे अक्षर सीखने पड़ते थे, और ये काम करना बहुत कठिन होता था। ओके, न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों थी, बल्कि कहीं अधिक पेचीदा भी थे। सैकड़ों तो संख्या इनकी, ऊपर से हमें पट्टिकाएं भी बनानी पड़ती, और ये भी नहीं कोई मतलब पर्टिकुलर डिज़ाइन हो, पेचीदा मतलब टेढ़े मेढ़े अच्छे ढंग के डिज़ाइन नहीं थी, है ना? कुछ इस तरह देखिए, ऐसे 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 मतलब पेचीदा होते थे, लोगों को पसंद नहीं आते थे। अगर राजा स्वयं पर लिख सकता था तो वह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। अब यहाँ पे एक लाइन नोटिस करने योग्य है कि अगर राजा स्वयं पढ़ लिख सकता था तो वह ये चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। पहली बात तो ये गारंटी नहीं होती थी कि जो भी राजा बनेगा वो पढ़ा लिखा होगा, कि उसको लिखना आता होगा या पढ़ना आता होगा। ये गारंटी नहीं होती थी कि राजा पढ़ा लिखा होता।
और अगर कोई राजा पढ़ा लिखा होगा भी तो वो ये बात पक्का कर देता कि इस बात का ज़रूर उल्लेख किया जाए कि मैं ये राजा है ना, ये फला फला राजा पढ़ा हुआ था, इस बात को ज़रूर लिख देना तुम। ये राजा वो कहता था। क्यों कहता था? क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत ही ज़्यादा टफ काम होता था, और जो लोग लिखने पढ़ने का काम करते थे उनको बुद्धिमान, उनको इंटेलिजेंट माना जाता था। इसलिए अगर राजा पढ़ लिख सकता था और उसकी इस खूबी का जिक्र अगर अभिलेखों में करवा दिया जाए तो उसकी तो शान शौकत बढ़ जाती है ना। तो इसीलिए राजा चाहता कि इस तथ्य का उल्लेख ज़रूर करवाया जाए कि ये राजा पढ़ सकता था। और इस बात की तो कोई गारंटी ही नहीं थी कि कोई राजा पढ़ लिख सकता था या नहीं। तो ज़्यादातर राजा ऐसे होते थे जो पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन एक दो होता तो वो चाहता कि इस बात का उल्लेख किया जाए। ओके, चलिए। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता है, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती है। मेरे अमूक मालिक को उनका अमूक सेवक निवेदन करता है कि मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर लिया है। अब क्या है, अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। अब आप भी पत्र लिखते हैं ना, पत्र लिखते हैं कि मेरे प्रिय, आपका पत्र पाकर बड़ी खुशी हुई, फिर आप जो भी बात कहना चाहते हैं वो लिखते हैं। पहले भी लोग एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे, ठीक है। तो अब वही पत्र जब हमें मिलते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि लोग कैसे बोलते थे। अब राजा को एक अधिकारी ने पत्र लिखा, किसी ने राजा को पत्र लिखा, वो अधिकारी था, राजा के अंतर्गत काम करता था। तो उसने लिखा, मेरे अमूक मालिक, अमूक मतलब फला फला, राजा का नाम नहीं हमें बताया गया, फला फला, और मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है कि मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर लिया है। अमुक मतलब फला फला राजा को फला फला सेवक निवेदन करता है कि उसने वो काम पूरा कर लिया। तो इस तरह लोग बोलते थे। राजा को अगर बोलना है तो बड़ी रिस्पेक्ट से, मालिक मैंने आपका काम पूरा कर लिया, तो रिस्पेक्ट दे के राजा को बोलते थे। तो लिखावट से भी हमें पता लगता है कि लोग किस तरह बोलते थे, ठीक है। बोलने का तरीका क्या था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में ये लिखा गया। काव्य क्या होता है? कविताएं, बड़ा लंबी लंबी कविताएं, जैसे आपकी महाभारत है, ठीक है। तो एक पौराणिक काव्य, पौराणिक मतलब पुराणों से संबंधित, सृष्टि के बारे में लिखे गए, यूनिवर्स के बारे में कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, क्या चीज़ थी उसमें, इस सृष्टि के बारे में लिखे गए एक पौराणिक काव्य के अंतिम पंक्तियों में कुछ इस तरह लिखा गया है कि इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाए, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता इन्हें पुत्रों के लिए बार बार दोहराएं, यहाँ तक कि गवालों के कान में भी इन पंक्तियों को गवालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। तो क्या क्या चीज़ें हमने साक्षरता में जानी कि बहुत ही ज़्यादा सैकड़ों की संख्या में होते थे अक्षर, अक्षर पेचीदा होते थे, पट्टिकाएँ बनाने का काम मुश्किल होता था, इसलिए लोग कम पढ़े लिखे होते थे। राजाओं की कोई गारंटी नहीं थी कि पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, और अगर एक आधा राजा पढ़ा लिखा होता भी तो वो इस बात का ज़रूर उल्लेख करवाता कि वो पढ़ा लिखा है, ताकि उसकी शान और शौकत में वृद्धि हो, ठीक है। और ज़्यादातर लिखावट हमें बोलने के तरीकों को दर्शाती कि मेरे मालिक, मैं आपको निवेदन करता हूँ कि जो आपने मेरे को काम सौंपा था वो मैंने पूरा कर लिया, कि राजा को वो रिस्पेक्ट दे रहा है। और आखिरी में आपको दिया गया एक पुराणिक काव्य की अंतिम पंक्तियाँ। लोग किस तरह, मान लो किसी ने कोई बात बताई, किसी को सृष्टि के बारे में बताया, तो वो आखिरी में ये कहेगा कि इसको इन इन लोगों को बताओ, बड़े बूढ़े अपने बच्चों को पढ़ाएं, पिता अपने बच्चों को बार बार इसको दोहराएं, गवालों तक, यहाँ तक कि गवालों के कान भी इनको सुनने के लिए सदा खुले रहें। अब यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए कि गवालों को ये नहीं कहा गया कि पढ़ाएं, ये नहीं कहा गया कि गवालों को पढ़ाया जाए, बल्कि गवालों के कान, गवाले कौन होते हैं? गाय चराने वाले, ठीक है। तो गवालों, गाय चराने वालों के कान इस इन पंक्तियों को सुनने के लिए खुले रहें, सुनने के लिए, उनका काम बस सुनना, वो लिखना पढ़ता नहीं जानते। जो गवाले हैं, गाय चराने वाले, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो लिख पढ़ सकें, इसलिए सिर्फ और सिर्फ उनके कानों में यह बात डाल दी जाए, जो भी बात काव्य में कही गई है वो बात गवालों के कानों में डाल दी जाए। उनके पास पढ़ने लिखने का टाइम नहीं है। तो लिखावट से जो चीज़ें लिखी गई हैं उससे हमें बहुत सारी बातें पता चलती है, बहुत सारे निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पिता अपने बच्चों को इनको बार बार दोहराएं, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें। बुद्धिमान और विद्वान लोगों का काम ही यही होता है कि
चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें, निष्कर्ष निकालें, एनालिसिस करें, ठीक है। तो ज़्यादातर लिखावट हमें बोलने के तरीके को दिखाती है, इसका मेन मकसद यही है। ओके, समझ गए यहाँ तक? कोई डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लेखन का प्रयोग, लेखन का विकास जान चुके हैं हम, लेखन कला कैसे विकसित हुई, लेखन की प्रणाली कैसी थी। अब जानते हैं कि लेखन का प्रयोग सबसे पहले कैसे हुआ। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है, बड़े मज़े से पढ़ेंगे। चलिए, शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच संबंधों को उरूक के एक प्राचीन शासक एन मार्कर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरूक एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर के नाम से ही पुकारा जाता था। जो ये कहानी आप पढ़ने वाले हैं वो कहानी है एन मार्कर के बारे में। किसके बारे में? एन मार्कर के बारे में, जो कि उरूक का सबसे पहला शासक था। यहाँ पे प्राचीन लिखा है। आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ कि उरूक नगर का सबसे पहला शासक, सबसे सर्वप्रथम शासक हमारा एन मार्कर था। ओके, उरूक नगर के बारे में इससे अगले कॉलम में हम जानेंगे और अगले लेक्चर में भी, ठीक है। तो उरूक नगर के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब तक आप इतना समझिए कि उरूक एक बड़ा शहर था, मेसोपोटामिया का सबसे पहला शहर था, और उस उरूक शहर का सबसे पहला राजा कौन था? एन मरकर। ओके, और एन मरकर के बारे में हम इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं, और ये कहानी एक महाकाव्य में लिखी गई है, और उस महाकाव्य का नाम गिलमिस, ठीक है। गिलमिस मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, आपकी बुक में नहीं है। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मरकर के साथ जोड़ा जाता है। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता था ये कोई नहीं जानता था। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ लेखन कला के बारे में नहीं है। मैंने आपको फोकस पॉइंट में एक बात बताई थी कि हम लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में तो जानेंगे ही इस चैप्टर में, उसके साथ साथ इस बात पर भी डिस्कस करेंगे कि लेखन कला और शहरी जीवन में क्या संबंध था, लेखन कला और व्यापार में क्या संबंध था। तो यही कहानी हमें इसी बात को बताती है कि व्यापार यानी कि शहरी जीवन, व्यापार और शहरी जीवन एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू की तरह यूज होते हैं। तो व्यापार और लेखन कला के बीच क्या संबंध है, ये कहानी हमें यही बताती है। ओके, उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता था ये कोई नहीं जानता था। एन मरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगवाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपने एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहा। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। उसे 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि जो एनमरकर राजा है उसने ही शहरों की शुरुआत की। वही उरूक का सबसे पहला शासक था। उसने क्या किया, लोगों को पता नहीं था कि व्यापार क्या होता है। व्यापार की और लेखन कला की शुरुआत एनमरकर ने की। महाकाव्य के अनुसार लोग जानते ही नहीं थे कि व्यापार होता क्या है। तो एनमरकर ने क्या किया, उसके दिमाग में आया कि मैं इस मंदिर को सजाऊं। किसके मंदिर को? आपको एक और पॉइंट एक्स्ट्रा बता देता हूँ, इनाना देवी के मंदिर को। इनाना देवी के मंदिर को उसने सजाने की सोची, और उस मंदिर को सजाने के लिए उसे लाजवर्द पत्थर की ज़रूरत थी। लाजवर्द पत्थर एक तरह का नीले रंग का पत्थर होता है, वारका शीर्ष वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो लाजवर्द पत्थर और कुछ अन्य रत्न, हीरे जवाहरात, इनकी ज़रूरत थी। तो मेसोपोटामिया में ये चीज़ मिलती नहीं थी, आपको पता है वहाँ पे तो कृषि ज़्यादा होती थी, इस तरह के रत्न या फिर धातुएं वहाँ पर नहीं मिलती थी। तो एन मरकर ने क्या किया, उसे पता था कि अरट्टा नाम का एक दूसरा देश है, दूसरा प्रदेश है, वहाँ पर ये चीज़ें मिलती है। तो एन मार्कर ने अपने एक दूत को, अपने एक व्यक्ति को वहाँ से ये चीज़ें लाने के लिए भेजा। अब महाकाव्य है, काव्य आपको पता है कविताओं में बात बढ़ा चढ़ा के की जाती है। तो बात कविता में कुछ इस तरह की गई कि उसने वो पहाड़ों पर चढ़ता, पहाड़ों से उतरता,
चांद तारों को देखता, उनके अनुसार चलता, सूरज में तपता, सूरज के अनुसार दिशा को देखता, फिर चलता। उसने 5, 2, 3 और 7 पर्वतमालाएं क्या की, पार की। मतलब पहाड़ों पर चढ़ता उतरता पैदल उसने सारी यात्रा की। अब काव्य है, इसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। तो मेन बात ये क्या थी कि एन मार्कर ने चीज़ों को, जैसा कि मैंने आपको शहरीकरण वाली वीडियो में बताया था कि शहर कब विकसित होते हैं, जब दो प्रदेशों के बीच में व्यापार होता है। तो उस व्यापार की शुरुआत एन मार्कर ने की अपने एक दूत को अरट्टा नामक प्रदेश में भेजकर, जहाँ से उसको लाजवर्द और धातुएं लानी थी। अब यहाँ पे एक चीज़ आती कि ऊपर से, हाँ, तो सूसा नगर के लोगों ने उसको छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। अब जो दूत है वो पहाड़ के ऊपर है और पहाड़ के नीचे एक दूसरा नगर है सूसा। तो सूसा, अगर आप पहाड़ के ऊपर होंगे, नीचे की चीज़ें तो छोटी लगेगी ना, बिल्कुल चूहों जैसी। तो इसलिए सूसा नगर के लोगों को चूहा कहा गया, क्योंकि वो ऊंचाई पर था। कौन? हमारा दूत। तो जो सूसा नगर के लोग हैं वो उसको प्रणाम करते हैं, उसका सत्कार करते हैं और वो फिर आगे चला जाता है। काव्य है, उसमें बातों को उपमाएं दी जाती है। आपको पता है ना, आप भी कविताएं पढ़ते हैं। दूत अरट्टा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ लौटना। अरट्टा वाले मना करके कि हम नहीं देते, प्रूफ लाओ। तो क्या हुआ, फिर वो वापस आया एन मार्कर के पास। एन मार्कर ने उसे फिर भेजा, फिर वो अरट्टा वाले मना कर गए। दूत फिर वापस आया, फिर उसके पास कई बार बारंबार यात्रा की उसने। इसके बावजूद कि वह रट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरूक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा, अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त ही नहीं कर पाया और उसने एन मार्कर के संदेशों का घालमेल कर दिया। बार बार आया गया, आया गया, आया गया, और फिर जो एन मार्कर ने उसको कहकर भेजा था ना, वो चकरा गया, उस बात को कह ही नहीं पाया। तो कुल मिला के बात बनी नहीं दो देशों के बीच में। व्यापार करना चाहते थे, बात बनी नहीं। तो क्या हुआ, आगे देखते हैं। तब राजा एन मार्कर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था, तो एन मार्कर ने ही मिट्टी की पट्टिकाएं सबसे पहले बनाई थी और सबसे पहले उस पर शब्द लिख दिए थे। किसने? एन मार्कर ने। तो क्या हुआ, व्यापार संभव ही नहीं हो पाया। व्यापार हो ही नहीं पाया क्योंकि लेखन कला नहीं थी, कोई प्रूफ ही नहीं था। अब दूत जाता रट्टा के पास, रट्टा को क्या पता भी एन मार्कर ने मंगवाई है, तो वो देने से मना कर जाता। दूत फिर एन मार्कर के पास आता, फिर दूत अपने संदेश को भी नहीं अच्छी तरह से कह पाता। तो एन मार्कर ने चीज़ को लिख के ही दे दिया, ले भाई मेरे साइन हैं, ये चीज़ मुझे तेरे से चाहिए, अरट्टा को दे दिया दूत के माध्यम से। तो क्या हुआ, व्यापार संभव नहीं हो पाया लेखन कला के बिना। और लेखन कला का व्यापार बिना तो क्या उद्भव था, व्यापार नहीं होता तो लेखन कला आती ही नहीं, और लेखन कला नहीं होती तो व्यापार नहीं आता, यानी कि शहरी जीवन नहीं बसता। तो इन दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। ओके, ये रहा, आप साइड में एन मार्कर की तस्वीर भी देख सकते हैं। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक को हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चरित शब्द कील यानी किलाकर शब्द थे। उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसने पट्टिका पर नज़र गढ़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। यह काव्य हमें बताता है कि लेखन कार्य सूची इकट्ठी करने और दूर दूर तक भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उसने मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है। तो ये कहते हैं कि हमारे इतिहासकार कहते हैं कि हम पूरी तरह से तो इस बात को सच नहीं मान सकते, कुछ ना कुछ इसमें कल्पना जोड़ी गई है। अब काव्य है, उपमाएं दी जाती हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार आपने पढ़ा है ना, तो काव्य की मेन बात होती है कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उपमाएं दी जाएं, रूपक दिए जाएं। तो इसी के कारण हम शब्दशः इस चीज़ को सही नहीं मान सकते। लेकिन एक बात हमें पता लगती है कि राजा ने ही व्यापार शुरू किया, राजा ने ही लेखन कला शुरू की, और व्यापार और लेखन कला के बीच में गहरा संबंध था। इस बात को हम निष्कर्ष के तौर पर निकाल सकते हैं, लेकिन इस घटना को, इस कहानी को यूं की यूं सच्ची नहीं मान सकते।
ओके। तो यहाँ पर हम लेखन कला के बारे में पूरा जान चुके हैं, शहरों के बारे में भी जान चुके हैं अब तक हम, और लेखन कला और शहरों के बीच के संबंध को जान चुके हैं, मेसोपोटामिया के भूगोल को जान चुके हैं। और इसके आगे के लेक्चर में हमने अब तक जितनी बात जानी है, जितना कॉन्सेप्ट जाना है, उन सभी को हम प्रूफ करेंगे आगे के लेक्चर्स में। उरूक नगर, मारी नगर, उर नगर का जब हम अवलोकन करेंगे तो इन सारी चीज़ों को प्रूफ करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग।